हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहिया दंदाम। दिस इज इमानी। आज डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी, यानी कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किसका, नैतिक विकास का। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इज दिस थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी टीचिंग एग्जाम्स आपने आज तक सुने हैं, कोहलबर्ग थ्योरी, पियाजे थ्योरी, वाइगोत्स्की थ्योरी, एरिक एरिक्सन हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज कुछ ऐसी ऑल टाइम फेवरेट थ्योरीज हैं एग्जामिनर्स की कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। करेक्ट। तो आपने जितने भी एग्जाम दिए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दिए हैं और कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। दोनों को ही इंपॉर्टेंस पता होनी जरूरी है ना। तो बात यह है कि ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आंख बंद करके आप 2 से 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में। करेक्ट हो गई बात। इस थ्योरी को समझ बहुत मतलब एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, हर कोई अपने हिसाब से समझाता है। मैंने भी कोशिश की है कि जितने सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं उतने सिंपल तरीके से आप तक बात पहुंचाई जाए। करेक्ट। आपने बहुत सारी बुक से ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। आपने डीएड किया होगा, बीएड किया होगा, बीएलएड किया होगा। कहने का मतलब है आपने कुछ ना कुछ तो किया ही है। करेक्ट। तो आपने कुछ ना कुछ जब किया ही है तो ये तो पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर रही हैं, मतलब कि आपने देखी सुनी है। ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। बट क्या होता है, जब हम ये सारे कोर्सेज कर रहे होते हैं, ज़्यादा लंबा प्लानिंग बहुत सारे लोग लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि उनको आज तक याद है, उन्होंने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सबके साथ होती है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि मेरे से पहले तो पता नहीं कौन लोग कितने पढ़ के बैठे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। करेक्ट। सिंपल सा आपका सीटेट के लिए क्राइटेरिया रहता है या फिर किसी भी टेट के लिए कि आपको 90 मार्क्स का क्राइटेरिया पूरा करना होता है। इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेसिक लेवल आता है ना। एक एप्टीट्यूड है। और मुझे लगता है ये जो टेट और सीटेट ये जो चीज़ें रखी गई, ये एक्चुअली में अच्छा है। ये एक फिल्टर है, ये चीज़ों को थोड़ा फिल्टर कर देगा। क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल में जाके सीधा बैठ गए और वहाँ पे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ऐसा बहुत हो रहा है अभी भी, और पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। कहने का मतलब है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एग्जामिनर आपसे मतलब चेक करता है आपके एग्जाम में, स्पेशली टेट लेवल। करेक्ट। खैर ये सारी चीज़ें अलग हैं। बात करते हैं कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास का कोहलबर्ग का सिद्धांत। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आता है आपका मॉरल डिलेमा और सेकंड आता है आपका मॉरल रीजनिंग, देन आता है आपका हिंस डिलेमा। करेक्ट। एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, आराम से, तसल्ली से समझने की कोशिश करना। करेक्ट। और चीज़ें आपको धीरे धीरे मतलब एक एक स्टेप करके क्लियर होती जाएंगी। अब बात करते हैं मॉरल डिलेमा की। मॉरल डिलेमा क्या होता है, यानी कि आपकी नैतिक दुविधा क्या होती है। मॉरल डिलेमा जो होता है वो होता है आपका कि कन्फ्लिक्ट है ये एक, यानी कि एक संघर्ष है। किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, दुविधा है, ये सारी चीज़ें हैं। क्या है, किस चीज़ के लिए। आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आपको उन ऑप्शंस में से 1 या 2 ऑप्शन चुनने हैं। तो आप दुविधा में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। आपके पास चॉइस हैं 2-3, लेकिन उसमें से आपको 1 या 2 को चुनना है, तो आप ऑब्वियसली दुविधा में पड़ेंगे। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, ये किस में आती हैं, मॉरल डिलेमा में। करेक्ट हो गई बात। यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास सिचुएशन है। क्या है, आपके पास सिचुएशन है A, B एंड C। इनमें से आपको कोई 1 या 2 चुननी है। करेक्ट। 1 या 2 चुननी है। ये क्या हुआ आपका मॉरल डिलेमा। अगर मैं बात करती हूँ मॉरल रीजनिंग की, यानी कि नैतिक तर्कना की, है ना, तो वो क्या है, मतलब कि वो एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की, मॉरल रीजनिंग क्या है, एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की है कि आप में से आपने जो ये ऑप्शन चुना है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यानी कि जब आप ऑप्शन में काटते हैं इन द सेंस एक चीज़ को आप इग्नोर, मतलब ये चीज़ आपको नहीं चाहिए,
क्यों नहीं चाहिए, ये इसमें क्या गलत है क्या सही है, यही है मॉरल रीजनिंग। बहुत कॉमन टर्म है, आप अपनी निजी जिंदगी में या फिर कह सकते हैं वास्तविक जिंदगी में बहुत यूज करते हैं, कॉमन चीज है ना, दिमाग इतना तो चलता ही है सबका। और तो फिर ये है मॉरल रीजनिंग, यानी कि थिंकिंग है। ये क्या हुआ, यानी कि आपकी थिंकिंग है, किस चीज की थिंकिंग है, सोच है, किस चीज की, राइट और रॉन्ग, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज के बीच सोचना, ये है आपकी मॉरल रीजनिंग। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, है ना, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का। अब सोचिए आपका एग्जाम है DSSB, SSC और UPSC, यहां तक करेक्ट है। ये आपका UPSC का इंटरव्यू है, ये आपका SSC का टायर 2 कह लीजिए, ये आपका DSSB का कुछ भी, कोई भी एग्जाम जो आप देना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें से ये एग्जाम पड़ गए तीनों सेम डेट को, क्या हुआ, एग्जाम पड़ गए भैया सेम डेट को। अब एग्जाम अगर सेम डेट को पड़ गए, ऐसा तो है नहीं आप आत्मा है ना, जैसे इंडियन मूवीज में चलता रहता है कि आप तीनों जगह पहुंच जाएंगे फटाफट, है ना ही हमारे पास डोरेमोन का डोर है कि निकल जाए एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से जल्दी। क्या करेंगे आप, एक चूज करेंगे। ये इसके पीछे आपके कारण क्या हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके UPSC के इंटरव्यू की तैयारी इतनी तगड़ी नहीं थी और आपको ये था कहीं ना कहीं कि मेरा रह जाएगा, इसीलिए आपने SSC चुना। ऐसा भी हो सकता है आपने DSSB पे ज़्यादा फोकस किया हो और SSC का आपका टायर 1 निकला हो उसी मेहनत में, लेकिन आपकी टायर 2 की तैयारी उतनी नहीं है जितनी आपको DSSB के एग्जाम में कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूंगा, क्रैक कर लूंगा एग्जाम को। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक चीज चूज कर रहे हैं, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए। ये क्या हुआ आपका, इसमें आपने क्या लगाई है, यहाँ आपका मॉरल डिलेमा बना और आपने मॉरल रीजनिंग लगाई। करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, और अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना, है ना। और भाई इतने में इतनी सी चीजें हैं, इतना तो कर दिया करो, इसमें क्या आफत आती है आपको, है ना, ये भी तो सोचो। भाई एक बात बताओ यार, एक्चुअली ना सामने वाले को थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं। ऐसे मैं पागलों की तरह पढ़ाती रहूँ, मुझे यही ना पता चले आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वो चीज़ है। तो हेन्स डिलेमा की अब बात करते हैं। क्या है हेन्स डिलेमा? हेन्स डिलेमा में एक्चुअली क्या हुआ, हेन्स डिलेमा में ये बहुत गरीब है। ये हेन्स नाम का एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा पुअर है या गरीब है ना, ठीक है। इसकी बीवी पड़ जाती है बीमार, करेक्ट। इसकी बीवी क्या हो गई, इसकी वाइफ बीमार हो गई इनकी। अब उनको बीमारी ऐसी हुई जो डेडली डिसीज है, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। हेन्स जाते हैं मेडिकल स्टोर पे उनके लिए दवाई लेने। अब जब वो दवाई लेने पहुंचे तो केमिस्ट ने वो दवाई 10,000 की बताई, लेकिन केमिस्ट के पास जब ये पहुंचे, केमिस्ट ने दवाई, बहुत ध्यान से समझना, हेन्स एक बहुत गरीब पर्सन है, उनकी वाइफ को डेडली डिसीज हुआ है जो कि मृत्यु भी हो सकती है। तो वो क्या किए, उन्होंने क्या किया, वो केमिस्ट के पास गए और केमिस्ट ने उनको वो दवाई बताई कि भाई 10,000 की है, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास सिर्फ 8,000 रुपये हैं। क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये हैं। बट क्या है, एक अलग पॉइंट है ये कि जो ये मेडिसिन ये केमिस्ट 10,000 की बेच रहा है, इसकी मेडिकल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, 1,500 या 2,000 मान लो ये आती है, ठीक है। इसको दवाई को बनाने में, इस दवाई को का उत्पाद करने में आपका खर्च आता है 1,500 रुपये, और हेन्स के पास है 8,000 रुपये और केमिस्ट इसको दे रहा है 10,000 रुपये में। अब क्या हुआ, हेन्स को क्या हुआ, मॉरल डिलेमा हुआ, उसको तो भाई दुविधा में पड़ गया वो, अब मैं क्या करूं, है। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं,
फर्स्ट ऑप्शन है या तो वो सम मनी अरेंज करे, मतलब कि वो कुछ पैसे जुटाए, है ना, अरेंज करे सम मनी, और या फिर वो स्टॉल करे मेडिसिन या फिर मनी चुराए, मतलब कि या तो वो मेडिसिन चुरा ले या तो वो पैसे चुरा ले कहीं से। भाई देखो, मरने तो वो देगा नहीं, किसी को छोड़ दोगे मरने के लिए। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो किसी से उधार मांगे अगर मिल सकता है, मतलब जुटाए पैसा कैसे भी करके, या फिर वो क्या करे, या तो वो मेडिसिन चुरा ले या पैसे चुरा ले। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ऑब्वियसली जब ऑलरेडी गरीब है उसको कौन देगा और इतनी जल्दी पैसे कहाँ से जुटाएगा, तो वो क्या करेगा, तो पैसे चुरा, अरे वो जो भी करे, है ना। ठीक है, वो क्या करेगा, ये आपका, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ आपका कुछ और आंसर होगा और मुझसे पूछोगे तो मेरा कुछ और आंसर हो सकता है, और अगर थर्ड पर्सन से हम लोग पूछ रहे हैं तो उसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। करेक्ट, सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं हर किसी का आंसर मैच करेगा। अब बात करते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बने। करेक्ट, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस रखे गए। क्वेश्चंस क्या रखे गए कि भाई, जो क्या आपको लगता है कि हेन्स को मेडिसिन चुरानी चाहिए थी या फिर उसको पैसे चुराने चाहिए थे, चुरा लेने चाहिए थे। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या किसी की लाइफ सेव करने वाले ड्रग्स या मेडिसिन इतने महंगे बिकने चाहिए कि वो अगर कोई गरीब है तो वो किसी को फिर मरने के लिए छोड़ देगा कि मेरे पास नहीं है इतने पैसे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, है ना। या फिर हेन्स को दोनों ही चीजें नहीं करनी चाहिए थी, उसको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। ये सारी चीजें क्या हुई, ये क्वेश्चंस पूछे गए और इनके बेस पे आउटपुट क्या निकला, इनके बेस पे आउटपुट ये निकला जो बिल्कुल वही जो आप सोच रहे होंगे इस टाइम, कि हर व्यक्ति का उसके प्रति उत्तर या आंसर डिफरेंट था एज के अकॉर्डिंग। करेक्ट, यानी कि एज फैक्टर डिपेंड कर रहा था यहाँ पे, जितने भी आंसर्स निकाले गए, आउटपुट निकाला गया, वो हर व्यक्ति का एज के अकॉर्डिंग डिफर कर रहा था। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट हो गई बात। अब मैं एक टर्म है ऐसे ही, मतलब यहाँ तक हो गया, इसके बाद एक टर्म बता देती हूँ और इसके बाद हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कोहलबर्ग ने कितने स्टेजेस दी हैं और उन स्टेजेस में सब स्टेजेस भी हैं, हर एक स्टेज में उन्होंने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एक टर्म जान लो जो है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सिंगल टर्म बता रही हूँ, ये एक्चुअली आगे आएगी, है ना। कन्वेंशनल, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं परंपरागत, है ना। कन्वेंशनल क्या होता है, जिसको मैक्सिमम पीपल फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि, या फिर कह सकते हैं जिसको मैक्सिमम आदमी, पर्सन्स, पीपल्स मानते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत। करेक्ट, ये क्या है, ये इसका मीनिंग यही है, इसको लिख लेना, पता होना चाहिए यार एक्चुअली, है ना, ये चीज ये लिख लेना। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और भाई जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए या वीडियो मिल जाए, है ना। हम मेरे चैनल पे आपको सारी ही क्लासेस फ्री ही मिलेंगी, साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की या बाल विकास, कुछ भी कह लीजिए, हर एक क्लास आपके लिए फ्री होगी। और एक चीज और बता दूं, टेलीग्राम चैनल है, राही अध्ययन धाम डालोगे तभी भी ज्वाइन कर सकते हो, राही CDP डालोगे तभी भी ज्वाइन कर सकते हो। करेक्ट हो गई बात, वहां पे आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जैसे जैसे मैं कुछ आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। करेक्ट हो गई बात। और इसके अलावा एक मैं ये बोल रही थी, एक खुशखबरी भी आने वाली है आप लोगों के लिए 1 तारीख को, है ना, तो उसका भी वेट करिए। अब कुछ चीज़ें बेहतर करने, मैंने बोला था धीरे धीरे जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे कुछ बेहतर करते जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ऐसा नहीं है मेरी जेब में लाखों रुपए आ जाएंगे, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल
कुछ भी पैनी कहीं से नहीं आती। बस ये है कि आपको भी हेल्प हो सके थोड़ी सी, है ना, इसी चीज़ की वजह से आपको थोड़ा ये प्रोवाइड कर रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, तो अपना पढ़ो अच्छे से। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।